लोग थोड़ा सा इसमें चलते हैं बेसिक बात से। तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की चर्चा, और इसी में हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका। इसमें जो भी चलेंगे, संघ करने का मतलब है सेंट्रल, केंद्र के बारे में बात चल रही है, और इसमें हम लोग संघ की कार्यपालिका का हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, संघ की कार्यपालिका में हम लोग जिन पहलू को पढ़ेंगे उसको हम लोग समझे। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आपको बताए थे कि संघ के कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होते हैं, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति का स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि इसी से रिलेटेड उपराष्ट्रपति का पद हो गया, तो इसीलिए फिर हम लोग इसके बाद उपराष्ट्रपति देखेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद तब हम लोग बताए थे कि इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का स्टडी करेंगे, और प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल का ही सदस्य होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हम लोग तीसरा नंबर में देखेंगे। और चौथा नंबर में संघ की कार्यपालिका का अंतिम होगा महान्यायवादी, और महान्यायवादी का स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग का संघ की कार्यपालिका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना है, हम लोग भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो स्टडी करेंगे उसमें संघ की कार्यपालिका होगी, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इसी का स्टडी करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से शुरू होगा और अनुच्छेद 78 तक में हम लोग संघ की कार्यपालिका पूरा पढ़ ले, तब न्यायपालिका और उसका डिटेल हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो आज तेजी में रिवीजन कर लें, और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तेजी में जो पिछले क्लास में हुआ उन चीजों पर हम लोग चले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग चल रहे थे राष्ट्रपति की, पिछले क्लास हम स्टार्ट किए थे। और इसमें जरा ध्यान से समझेंगे, हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होगा। एक भारत का पहला व्यक्ति अगर गिनती होगी तो पहला नंबर नागरिक राष्ट्रपति से गिनती होगी। और अनुच्छेद 52 में आपको हम समझाए थे कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 का। अनुच्छेद 53 आपको समझाए थे कि संघ के सभी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति सभी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा, यानी रक्षा के बल का सर्वोच्च अधिकारी हमारा राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 53 कहता है। हमने बताया था, अनुच्छेद याद न भी रहे, इन बातों को ध्यान रखना है कि भारत में सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, और जो राष्ट्रपति होगा वो सभी सेना का प्रधान होगा। अगला नंबर हम लोग देखे कि मुख्य रूप से हम लोग सीखे थे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति को कौन चुनता है, उसके निर्वाचक मंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे। और निर्वाचक मंडल में हम लोग देखे थे कि सभी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देंगे, और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, और 2 दिल्ली और पुडुचेरी अलग से उसके विधानसभा के सदस्य इसको वोट देंगे, और राष्ट्रपति में सिर्फ इतना ही निर्वाचक मंडल था। जब हम अनुच्छेद 55 आए थे तो इसमें डिटेल आपको किए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, और उस प्रक्रिया में आपको हम बताए थे एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। ये दोनों बात अनुच्छेद 55 आपका डिटेल पिछले क्लास कर चुके थे। अब आज का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। यहाँ तक का क्लास पिछला क्लास में हो चुका था। अब आज हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 56 से। राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो गए तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होगी, और राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देगा। हमने बार बार कहा कि अनुच्छेद 56 नहीं भी याद है, इन बातों को याद कीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, और इसके कार्य करने की अवधि 5 ईयर होगी, 5 साल होगी। जिस दिन से शपथ लेंगे उस दिन तक से गिने जाएंगे। और यदि राष्ट्रपति बीच में अपना त्याग पत्र किसी कारण से देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो त्याग पत्र दे सकते हैं। चूंकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, संसद में 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेन हेड होंगे वही उपराष्ट्रपति पदे होते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति जा रहे हैं तो इन सभी को सूचना मिलनी चाहिए, और इसके लिए राज्यसभा के सभापति की हैसियत से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि इसमें राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करेगा 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। यदि उसे बीच में छोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई किसी कारण से तो वो खुद अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम दे देगा, और उसके बाद उपराष्ट्रपति ही प्रभार में राष्ट्रपति का रहेगा। 6 माह तक के प्रभार अधिकतम रह सकता है। अगला हम लोग देखें अनुच्छेद 57 क्या कहता है। अनुच्छेद व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 कहता है कि अमेरिका वाला संविधान मेरे यहां नहीं है।
अमेरिका में कोई एक राष्ट्रपति अधिक से अधिक 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में तीसरी बार कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत में कहता है कि नहीं, जितनी बार उसको वोट पड़ता है वो उतनी बार खड़ा हो सकता है और उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसको जब इसमें समय समाप्त होंगे उसको पुनर्निर्वाचित हो सकता है। दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना भी है तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए लड़ सकता है, उसके लिए उसे त्यागपत्र भी देने की जरूरत नहीं। यानी अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचित होने के लिए कंडीशन बताता है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि कोई एक व्यक्ति कितने बार तक अधिकतम राष्ट्रपति रह सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसमें है कि जितनी बार वो चुना जाए तो आंसर इसमें गिनती नहीं है। दोबारा राष्ट्रपति में खड़ा होने के लिए अगर वो पद पर भी राष्ट्रपति का है तो उसे त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ अनुच्छेद 58 से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने के लिए उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 58 भले आपको नहीं याद रहे, इन चीजों से प्रश्न पूछे जाए। सबसे पहले राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक है। जिसको भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है वो भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक है। विदेश के कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं हो सकते। हाँ, उधर की अगर वो नागरिकता त्याग दिए, इधर की नागरिकता को ग्रहण किए हैं तो भारत के वे नागरिक हैं तो वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है वो राष्ट्रपति के लिए पद पर खड़ा नहीं हो सकते। और राष्ट्रपति में स्पेशली लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को खड़ा होने के लिए पद पर, राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होने के लिए बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो जाएगी। ये क्या है? तो जब लोकसभा हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सदस्य बनने की योग्यता में बहुत कुछ और बातें लिखी हुई कि वो दिवालिया घोषित न हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल घोषित न हो, बहुत सारी बात और है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बात नहीं लिख करके एक ही लाइन में लिख दिया गया कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है उतनी योग्यता कम से कम जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। तो पहले सही कथन दिमाग में सेट कर ले, भारत का ही नागरिक बन सकता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष उसकी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, किसी भी केंद्र या राज्य सरकार में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। लाभ के पद को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। लाभ के पद किसे कहते हैं संविधान में बताया नहीं गया। लेकिन लाभ के पद मतलब समझ सकते हैं नौकरी जैसा। कई पद ऐसे भी हैं जिसमें नौकरी है फिर भी लाभ का पद नहीं है, आप उस पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद और भी कोई पद के लाभ के पद में इनकी गिनती नहीं है। हाँ, अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, लाभ के पद पे आप हैं, उसमें भी प्रोफेसर, लेक्चरर, उन पर लाभ का पद नहीं माना जाता, सेवापद ही माना जाता है। नौकरी भी हम शब्द नहीं बोल सकते। यानी कोई व्यक्ति अगर नौकरी में है तो पहले रिजाइन देना होगा, तब वो राष्ट्रपति बन सकता है, तब इलेक्शन लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति हम लोग देखिए कितनी योग्यता रखने वाला व्यक्ति करेगा। ये अनुच्छेद 58 आपका क्लियर हो गया। अनुच्छेद 59 भी इसी प्रकार का आपको जिक्र करता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है या विधान मंडल की बात करें, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, तो ये लाभ पद नहीं है। इस पे सदस्य रहते हुए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उसे इस सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। स्वाभाविक बात है, कोई राष्ट्रपति बनेगा तो क्यों विधायक रहना चाहेगा? कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसे एमपी बन के क्या करेगा? ये ऊपर का पद है। तो अनुच्छेद 59 में स्पष्ट किया गया कि संसद में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, तो लाभ का पद नहीं है। इसमें रहते हुए वो चुनाव लड़ सकता है। राज्यपाल भी लाभ का पद नहीं है। ये राज्यपाल भी है तो लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप राष्ट्रपति बनेंगे तो उन सभी चीजों को छोड़ना होगा, त्याग पत्र देना होगा जहां पहले से है। जैसे रामनाथ कोविंद जी, आप सब लोग जानते हो, पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीते। उन्होंने राज्यपाल गवर्नर का पद छोड़ दिया और राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग वहां पर देखे, जीतने के बाद राष्ट्रपति बन गए। बिहार में गवर्नर थे। तो हमने अभी यही बताया कि लाभ के पद पे राज्यपाल नहीं है, लाभ के पद पर राष्ट्रपति नहीं है, लाभ के पद पर विधायक एमपी नहीं है। ये रहते हुए चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो पिछला वाले जहां पे है वहां से त्याग पत्र देना होगा। ये अनुच्छेद 59 का था। बाकी अब हम लोग इसमें ध्यान दें, सीएम मुख्यमंत्री भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी विधानसभा का सदस्य होता है, विधानमंडल का ही सदस्य होता है। मुख्यमंत्री करके कोई पेमेंट नहीं मिलता है।
मुख्यमंत्री या तो विधानसभा का सदस्य होगा या विधान परिषद का सदस्य होगा, और ये लाभ का पद नहीं है। इस पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, जीत जाएंगे तो इस पे रिजाइन देना होगा। ये अनुच्छेद हम लोग का 59। और हम लोग अनुच्छेद 59 के बाद 60 और 61 इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न रह सकते हैं। अनुच्छेद 60 में जो प्रश्न आपके बनेंगे वो है शपथ, और शपथ ग्रहण के बाद अनुच्छेद 61 कहता है अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाओ। दोनों प्रावधान साथ साथ एडजस्ट है। शपथ लीजिए और ध्यान रखिए हटाने के लिए बगल में ही अनुच्छेद 61 पड़ा है। अब आपके लिए बेहतर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें देगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ऐसे चॉइस रहेगा। तो राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक शपथ लेता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरीय न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यानी दोनों बात दिमाग में सेट रखें, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के ही श्रेष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो ही इनको शपथ दिलाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि शपथ का लाइन से जो प्रश्न बनता है आपका क्लियर हो गया। और हटाने की बात, राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा पावर हमारे देश के संविधान में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उनके खिलाफ किसी भी थाना में केस नहीं हो सकता है, कोई एफआईआर नहीं होगा, चाहे वो मर्डर करते चाहे जो करते। राष्ट्रपति पद पे रहते हुए उन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चल सकता है। राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उन पर किसी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं निकल सकता। और यहाँ पे अनुच्छेद 61 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति चूंकि शपथ ग्रहण करेगा कि मैं संविधान के लिखित नियमों के अनुसार देश का संचालन करूंगा, और अगर राष्ट्रपति सिर्फ एक कंडीशन है, संविधान का अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण का मतलब है राष्ट्रपति संविधान को नहीं मानता है, मर्डर करना या कुछ करना, मतलब अगर राष्ट्रपति संविधान को ही हमारा नहीं मान रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो दो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी के भी मेंबर, वो भी बहुत ज्यादा मेंबर नहीं चाहिए, जितने सदस्य हैं उसके 1/4 मेंबर भी अगर तैयार हो जाए कि नहीं राष्ट्रपति रहते हुए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर करके एक कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण किए हैं, और इनके खिलाफ एक इंपॉर्टेंट शब्द का चर्चा है, महाभियोग। संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द की चर्चा है। महाभियोग चलाने का मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होगा कि आप ये चीज किए हैं जो संविधान का अतिक्रमण करता है, और 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर युक्त कागज लिख देते हैं तो जिस सदन के द्वारा ये दस्तखत किए जाते हैं दूसरा सदन ऑटोमेटिक उसके जांच की भूमिका में होती है। इसके लिए राष्ट्रपति कुछ करेंगे तो इसके लिए कोई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात समझना, राष्ट्रपति कुछ करते हैं तो इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पावर नहीं कुछ करने का। उसके लिए जो भी है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, और संसद ही इसको हटा सकता है, और संसद 14 दिन पूर्व इनको सूचना देगा आपने संविधान का अतिक्रमण किया। किसी एक सदन में 1/4 सदस्य, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लिखित सूचना देंगे, और जब लिखित सूचना देते हैं तो इस सूचना के बाद दूसरा जो सदन होगा वो जांच की भूमिका में होगी। अगर लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित दिए, राज्यसभा के सदस्य जांचेंगे, राज्यसभा लिखित सूचना दिया है, लोकसभा के सदस्य जांच करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जांच के समय अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति भी स्वयं उपस्थित होकर अपनी सफाई दे सकते हैं। और महाभियोग सबसे कड़ा इसीलिए है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 लोकसभा में और कुल सदस्य संख्या का 2/3 राज्यसभा में। 2/3 का मतलब 3 में 2 सांसद तैयार हो जाए कि गलत है। किसी की भी सरकार 50% +1 नहीं बनती है, हाफ +1, और यहां 2/3 का है, पूरे विपक्षी भी साथ देना होगा। अगर 50% +1 रहे तो जब जिसकी सरकार है वो जब चाहेगा राष्ट्रपति को हटा देगा, लेकिन 2/3 है, विपक्ष के भी मैक्सिमम मेंबर तैयार होना चाहिए, और भी 2/3 लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में, कुल सदस्य संख्या का उपस्थित नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 अगर पारित करते हैं महाभियोग का प्रस्ताव, तो जैसे ही दोनों सदनों में पारित होगा राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, और पद से हटने के बाद तब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर केस कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, फिर वो जेल भी जा सकता है। पदेर राष्ट्रपति रहते हुए वो नहीं कुछ कर सकता, राष्ट्रपति से हटने के बाद वो हो जाएगा। देखिए देखिए सीडीआई पर भी महाभियोग लागू होता है। महाभियोग शब्द सीडीआई पर नहीं होता है, वो अखबार वाले महाभियोग शब्द लिख देते हैं, लेकिन वो उनकी गलत फहमी है। महाभियोग सिर्फ शब्द राष्ट्रपति के लिए वर्णित है,
उनको भी हटाएंगे, उनके प्रोसेस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए महाभियोग शब्द की चर्चा नहीं करता है। महाभियोग से सिर्फ एक हटेगा, वो है राष्ट्रपति। बाकी जैसे ही आप आएंगे न्यायाधीश, न्यायालय पढ़ोगे, वहां भी हटाने की प्रक्रिया समझेंगे, उनको भी सदन ही हटाएगा। लेकिन सदन देखते हुए शब्द महाभियोग हम नहीं कर सकते। कभी एक क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कुछ मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं, तो हाँ महाभियोग शब्द होगा, वो गड़बड़ शब्द हो जाएगा। तो अब हम लोग जरा ध्यान दें, अभी हमने यही समझाया, ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, बस इतना ही दिमाग में आपको सेट रखना है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सीख गए, किस प्रकार राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, इसमें उपस्थित सदस्य नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 है, जो बहुत टफ है। और इसीलिए भारत में अभी तक किन्हीं पर कोई महाभियोग लगा के हटाने की क्रिया किसी राष्ट्रपति पर नहीं हुई। अमेरिका में भी यही चीज है। हम लोग देखें कि ट्रंप जी को भी हटाने की बात चली, इसमें पारित भी हो गया, 2/3 से पारित हो गया, लेकिन इसमें जाके गिर गया, इनकी बहुमत रही, खत्म हो गया। दोनों में पारित होना भी जरूरी। तो हम लोग ये संविधान की बात समझे। अब इंपॉर्टेंट 2-4 पहलू पर और ध्यान दे देंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रस्ताव के बन जाएंगे। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कौन लड़ सकते हैं, ये बात को हमने आपको समझा दिया। 35 वर्ष की आयु हो, भारत के आप नागरिक है, लोकसभा में सदस्य बनने की आप पात्रता रखते हैं, उसमें अंदर कई चीज छिपे हुए हैं, दिवालिया बैंक नहीं घोषित किया है आपको, कहीं पागल खाना का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, वो सब अंदर लोकसभा वाला में छिपा हुआ। और बाकी हमने बताया कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आरबीआई के पास सिर्फ 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करना होता है। जिस व्यक्ति की भी इच्छा हो कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, आप हम कोई सिर्फ 15,000 रुपया को राष्ट्र इसमें आरबीआई के पास आप जमा कर देंगे। कुल मत का 1/6 मत से कम आएगा तो ये जमानत राशि है, आपका पैसा आरबीआई को चला जाएगा, आपका राशि नहीं लौटेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, खड़ा होने में कोई खड़ा हो जाए, लेकिन फिर अब टाइट नहीं है। अगर ऐसा कर देंगे तो 15,000 देकर के 10-20,000 आदमी खड़ा हो जाए। और यहां टाइट किया गया, लोगों को हतोत्साहित किया गया कि बिना मतलब मत खड़ा। वही फिर आगे बढ़ोगे जमानत के बाद, जिसको 50 प्रस्तावक हो, वो भी कौन, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ऐसा 50 एमपी या विधायक आपको चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया हो, और 50 अनुमोदक चाहिए। अनुमोदक का मतलब जो कहे कि हाँ हम भी तैयार हैं, और ये वैसा प्रस्तावक अनुमोदक चाहिए जो किसी दूसरे में प्रस्तावक अनुमोदक ना बना हो। एक बार बन गया तो दूसरा में नहीं बन सकता। और ऐसा 100 एमपी विधायक अगर आपके पक्ष में है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, तो आप आगे बढ़े। ये नहीं है तो यही राशि खत्म और आप आगे विद्वेष में नहीं बढ़े। इसीलिए राष्ट्रपति में ये वाला बहुत टफ है। चुनाव में यहां तो सब आ जाएगा, आरबीआई के पास 15,000 कटवाना है कटवा दे, फिर 50 विधायक, 50 विधायक या एमपी, प्रस्तावक और अनुमोदक हो, ये नहीं मिलता। जनरली 2 ही रहते हैं, 2 बड़े बड़े पार्टियों से दोनों रहे, उसी में चुनाव होगा। प्राय पहले ही लाइन क्लियर रहा तो कभी कभी एक भी रह जाते। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं तो आप रेस के लिए आगे बढ़े हैं। अब इसके बाद की बात अगर करें तो अब देखिए, देखो चुनाव हम लोग देख लिए, जमानत राशि की भी बात कर ली। छोटे एग्जाम में बहुत छोटी छोटी बात भी कभी कभी पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर बढ़ा है, पहले कम ही था, अब हो गया है, पहले 3 ही था, 5,08,000। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के वेतन के रूप में 5,08,000 वेतन मिलते हैं। तो इसके साथ साथ उनको निःशुल्क आवासीय भत्ता मिलते हैं। इनको आवास में, क्वार्टर में रहने के लिए कोई किराया नहीं ले सकते। इसके साथ साथ जितने भी है भोजन, बाकी चीज सब उनको उसके अलावा मिलते हैं। इतना वेतन हर माह उनको प्रदान किए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। ये नहीं है कि साल भर में 60 लाख हो गया तो इनकम टैक्स लगेगा, वो टैक्स फ्री वेतन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो हम लोग देख लिए राष्ट्रपति का वेतन क्या होगी। और थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे जहां से प्रश्न अंतिम हो सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें, राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या हो सकती है। तो पहला तो हम लोग देखें, कोई कार्य होगा तो एक कार्यकारी शक्ति पूरे राष्ट्रपति के पास ही है। भारत में कोई काम होगा भारत सरकार का तो राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी केंद्र का काम किया जाएगा। यानी स्वयं कोई काम करेगा तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। अगर लोकसभा, राज्यसभा कोई नियम बना देते हैं तो वो तब तक अधिनियम नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे। इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये नहीं कि संसद कोई चीज पारित कर देगा तो हो गया। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया और उसके बाद भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये अच्छा चीज नहीं पारित किया तो राष्ट्रपति तब तक जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा वो अधिनियम नहीं बनेगा। और इसीलिए कोई भी देखे, तीनों व्यक्ति हिस्सा इसीलिए संसद का बताए, यहां से पास, यहां से पास, यहां से हस्ताक्षर, तब कानून बनेगा। और इसीलिए हम लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पे कार्यकारी शक्ति हम लोग देख लिए, केंद्र संघ का पूरे शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा।
अगर हम विधायी शक्ति की बात बोले, विधायिका की शक्ति की बात बोले, तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति का भी प्रमुख है, क्योंकि ये संसद का हिस्सा है। संसद के 3 भाग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद के जब ये हिस्सा है तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आ गया कि राष्ट्रपति अगर संसद का पार्ट है तो ये जब चाहेगा संसद की बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। जितनी भी विधायी शक्ति है वो सब इसमें निहित है। यहां तक कि आपको बताया है कि लोकसभा में 2 इंग्लैंडियन और राज्यसभा में 12 साहित्य, कला और अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञ को नियुक्त करना, ये भी मनोनीत करने का पावर राष्ट्रपति को है। तो हम लोग देखिए विधायी शक्ति भी इसका जबरदस्त है, संसद का अंग हो गया। जब चाहेगा बैठक अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित करवा सकता है, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। अब इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज चलेंगे। तो राष्ट्रपति के और भी कई पावर हैं, जिसमें ये पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो चाहे वो सैनिक न्यायालय हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी सजा अगर किसी व्यक्ति को दे दिया है तो राष्ट्रपति वो सजा को कम कर सकता है, सजा को निलंबित कर सकता है, मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़वा सकता है, सजा को रद्द भी कर सकता है, चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना। और सोचो कितना हाई पावर है, इस चीज को समझो। सैन्य न्यायालय से भी सजा मिले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिले, तो राष्ट्रपति है जो कह सकता है कि 12 साल की सजा है तो वो अब 4 साल रहेगा। फांसी की सजा है तो अभी 3 साल के लिए फांसी नहीं मिलेगा, निलंबित रहेगा। फांसी की सजा है, रद्द हो जाएगा। निलंबित और रद्द में अंतर है। निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए नहीं, फिर होगा, और रद्द का मतलब सीधे खत्म। यानी मृत्यु दंड को भी अगर माफ करने का पावर किसी को है तो राष्ट्रपति को। दूसरा, न्यायिक में ये तो सजा हो गया। जो भी हाई कोर्ट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इस सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सोचिए हाई कोर्ट के सभी जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति करने का काम हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो आप देख लिए न्यायिक शक्ति तो इनकी बहुत जबरदस्त है। सैन्य शक्ति भी अभी हमने बताया, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति ये भी मजेदार है। तीनों ही, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और अभी हमने बताया कि सैन्य पदाधिकारियों में सबसे ऊंचा पदाधिकारी हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का आप देख रहे हैं कार्य जो है, कई तरह की शक्ति आपको बताए, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सभी का हेड है। और सबसे बड़ा शक्ति है वीटो पावर। और भी शक्ति आप पहले से भी पढ़े हो, आपातकालीन शक्ति, ये आपको हल्का समझाए भी थे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 में हम लोग बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है 352 के द्वारा। राष्ट्रपति शासन, ये भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री को हटाने का काम राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपातकालीन भी सभी शक्ति हम लोग देखें कि राष्ट्रपति में ही निहित है। और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इतना बात सुनने के बाद तो हम लोग को लगा कि राष्ट्रपति को तो बहुत हाई पावर है, लेकिन अब एक बात समझा दे तो अब इसमें आपको लगेगा बड़ा दूसरा सिस्टम। अब राष्ट्रपति को कहा गया है कि आप अनुच्छेद 352, 356, 360 तब ही लगा सकते हैं जब संसद प्रस्ताव पारित किया हो, 352, 360 का प्रस्ताव आया हो। ऐसे नहीं लगा सकते। आप वायुसेना का हेड, बाकी जज उसी को चुनेंगे जिसको लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, राज्यसभा ये दोनों चुन करके आपको भेज दिया है। आप केवल दस्तखत करिएगा, आप ही के नाम से होगा कि सब आप किए हैं, लेकिन ये जो भेजेंगे उस पर करना है, अपना एक दिन आपको नहीं लगाना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, राष्ट्रपति को सब शक्ति, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा जो पास होगा उसी को मानेगा। ये नहीं है कि अपनी इच्छा से कह देगा कि मुख्य न्यायाधीश फला लागू हो जाएंगे, यहां से लिस्ट जाएगा, बस आप दस्तखत कीजिए, नाम आपका है, राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। इसीलिए कई ये भी कह देते हैं कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है। भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प का मतलब एक मुहर है, खाली उठा के मारना है, सब बात तो संसद तय करती है। लेकिन आप इसको नहीं मानिएगा, क्योंकि अब जो पावर पढ़ा रहे हैं इससे पता चलेगा कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। राष्ट्रपति को कई वीटो पावर मिला हुआ है। राष्ट्रपति के पावर में वीटो पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बिना संसद परमिशन के भी 6 महीना के कोई अध्यादेश लागू कर सकता है। राष्ट्रपति के पास कुछ भी जाएगा, वो बाध्य नहीं है कि उस पर हस्ताक्षर करे। वो उसको लौटा सकता है कि अच्छा से नहीं पास किए, ये नियम गड़बड़ लग रहा है, लेकिन दोबारा जब पास हो जाएगा फिर से कीजिए, यही ठीक है, तब तो आपको दस्तखत करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी राष्ट्रपति को एक सबसे बड़ा वीटो दिया गया है, जिस वीटो का नाम है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। एक पॉकेट वीटो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। आपको पूछा भी जाएगा कि आप मूर्ख हैं, तो लिख देंगे कि हम मूर्ख हैं। आपको लिख देगा आप मूर्ख है कैसे, तो आप लिखेंगे ना कि हमारे दुश्मन लोग, हमारे फला बाबू, चिल्ला बाबू
बाबू हमारे एक दो गलती से हम मूर्ख बोलते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। बीपीएससी कुछ भी देखा कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है कैसे, तो आप कहोगे उनके कुछ क्रियाकलाप से उनको देखने से लगता है रबर स्टाम्प है, जैसे कि इन बातों को लिखोगे, पैराग्राफ चेंज करके कहोगे, परंतु भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प नहीं है जिसे निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। आपको अपनी बात लिखनी होगी, नहीं रबर स्टाम्प बना दिया तो नंबर भी 2 नंबर हो जाए, तो काटते कितने हो इसको मेन इंपॉर्टेंट। और पैकेट वेटो में अब सोचो, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, तो ये कागज राष्ट्रपति के पास आ गया। ये तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे, और राष्ट्रपति कितना दिन में दस्तखत करेंगे ये कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उनको बताए, राष्ट्रपति कितने दिन में हस्ताक्षर करेंगे ये उनकी इच्छा पर है। यानी राष्ट्रपति को लगता है कि खराब अधिनियम पारित हो गया, दोबारा भेजे, फिर उनको वही चीज ला दिया, कोई सुधार करके नहीं दिया, तो वो अपना जेबी पॉकेट वेटो का उपयोग कर सकते हैं। ये कागज को पॉकेट में रख लिए, मतलब फाइल को चुपचाप छोड़ दिए, जब तक वो रहे दस्तखत नहीं करे, ये उनकी इच्छा है। इन पर कोई बाध्य संसद नहीं कर सकता कि हस्ताक्षर क्यों नहीं कर। और इसीलिए ये पावर और कुछ पावर से आपको पता चल जाएगा कहां रबर स्टाम्प रहते, तो ये सब पावर और से मार देना है ऐसा नहीं है। जब तक उनकी इच्छा नहीं है तब तक दस्तखत नहीं भी कर सकते। तो इन सभी चीजों से राष्ट्रपति का सेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम लोग मुख्य रूप से चलेंगे उपराष्ट्रपति पे। हाँ, धन विधेयक पे उनको परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग बताए अभी संसद की हेड है, धन विधेयक जब आएंगे तो उस पर चर्चा हम लोग चलेंगे। तो एक बार रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा गया तो बाध्यकारी है दस्तखत करना, लेकिन वो भी बाध्यकारी नहीं है, पैकेट वेटो उस पर भी है, वो रखे जा सकते हैं। दस्तखत करेंगे, कब करेंगे इस समय नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति से अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राष्ट्रपति आप लोग बढ़िया से पूरे ध्यान दे दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चलेंगे वो टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अगला टॉपिक हम लोग का जो रहेगा उपराष्ट्रपति और आगे का चलेगा। बिल्कुल, पॉकेट वेटो भी हम लोग देखेंगे, डाकघर अधिनियम में एक बार उपयोग हो चुका है।